करेंगे कि सारा टॉपिक कवर हो और कम टाइम में हो सके। ठीक है, तो सारा टॉपिक कवर करेंगे लेकिन कम टाइम में, इसीलिए रिवीजन की तरह होगा ये वीडियो। सारा टॉपिक होगा, कम टाइम में होगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो होगा। तो हम 1 घंटे का वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे का वीडियो देखो, क्योंकि आपका बहुत सारा काम है, जैसे कि मोबाइल खेलना, क्रिकेट खेलना, गेम खेलना, व्हाट्सएप में स्टेटस देना, ये सारा भी तो बहुत काम है ना। तो उसी के बीच में से टाइम निकाल के आपको पढ़ना भी होगा, तो कैसे पढ़ाई होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और शॉर्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि सारे टॉपिक कवर हो पाए। मजाक कर रहे थे उधर, पढ़ाई करना है, आधे घंटे का वीडियो हर दिन लाएंगे और सारा टॉपिक कवर करके ही रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और नहीं छोड़ना। ठीक है, क्या था मेरा बात? वीडियो पढ़नी होती है ना, अगर पसंद आया तो और कमेंट सेक्शन में देते रहना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। Hello my dear subscriber, I am Swagatika and all of you स्वागतम, आरंभम एंड वेलकम टू ज़ीरो ऑफ फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में क्या जाता है? वर्क जाता है। तो वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू टू ज़ीरो ऑफ फिजिक्स। लेट स्टार्ट आवर क्लास। वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट टर्म आता है वर्क। तो वर्क किसे कहा जाता है? वर्क का पहले अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन के थ्रू में समझेंगे तो क्या होगा उसका डेफिनेशन? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हो रहा है तब भी कहेंगे जब इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ कुछ अगर फोर्स लग रहा है एक बॉडी के ऊपर एंड डिस्प्लेस्ड द बॉडी, यहाँ पर देखो ये जो क्रॉसर जा रहा है, डिस्प्लेस द बॉडी through a certain distance, the force has some component along the displacement। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स की वजह से अगर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। ठीक है, वर्क को अगर हम हिंदी में समझाना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे? मान लो ये एक लेडी है, ये एक लेडी है, ठीक है, ये एक बैग और कुछ भी लेके, सामान लेके ये ट्रॉली को आगे लेके जा रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर मान लो इसके ऊपर एक फोर्स दे रही है, ये लेडी इसके ऊपर एक फोर्स दे रही है जिसकी वजह से ये ट्रॉली आगे जाएगा। तो ये फोर्स पड़ने से ये ट्रॉली जब आगे जाएगा तो ये बॉडी के ऊपर फोर्स पड़ रहा है और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब इस बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है, इस बॉडी के ऊपर, और इस बॉडी के वजह से जो काम हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। उसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट में देखो होम टू शॉप, मतलब जब भी हम घर से कौन सी दुकान में जाते हैं तो उसी में भी क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। सेकंड में अगर देखेंगे स्कूल टू मार्केट, मान लो स्कूल से तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, ब्रेक हुआ है, टिफिन ब्रेक, तो स्कूल से किसी भी दुकान या मार्केट गए तो उसी को भी क्या कहा जाएगा? वर्क कहा जाएगा, क्योंकि फोर्स होने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। गो विथ व्हीकल्स, व्हीकल्स में जा रहे हो, किसी भी गाड़ी से तुम जा रहे हो तो उसके वजह से जो फोर्स पड़ रहा है उसी को क्या कहेंगे? उसी फोर्स के वजह से जो वर्क हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? हम उसी को कहा जाएगा वर्क। ठीक है, तो वर्क का अगर हम देखेंगे तो उसका जो डेफिनेशन के थ्रू में उसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? उसका फॉर्मूला देखो, W इक्वल टू एफ डॉट एस हो रहा है। क्या हो रहा है? W इक्वल टू एफ डॉट एस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो W इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब उसका अगर एक डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इक्वल टू क्या हो गया? F इक्वल टू हो गया फोर्स एंड S इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद अगर देखेंगे
तो डॉट प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा देन एफ डॉट एस इक्वल टू क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर कि एफ क्या है? फोर्स है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर जो है कॉस थीटा, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये थीटा किसको कहा जाएगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उसी को थीटा कहा जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला या वर्क का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इसका 3 डेफिनेशन है। क्या क्या है 3 डेफिनेशन? एक है फर्स्ट डेफिनेशन, जिसके थ्रू में समझेंगे वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन में क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट को वर्क कहा जाएगा। ठीक है, ये गया फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो क्या कहा जाएगा? वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक फोर्स है, यहाँ पर एक फोर्स है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स जा रहा है ऐसे, और ये मान लो थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लो क्या है? आर है। आर क्या हो? आर को क्या कहा जाएगा? देखो आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है? फोर्स। तो सेकंड डेफिनेशन में क्या कह रहा है? वर्क किसको कहा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, आर हो रहा है, और वर्क और क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स का यहाँ पर 2 कंपोनेंट है। फोर्स एक ऐसे जा रहा है, फोर्स का 2 कंपोनेंट है, एक ऐसे और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? कॉस थीटा कहा जाएगा, एफ कॉस थीटा। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो उसी को हम एफ साइन थीटा लेते। लेकिन यहाँ पर कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस में जा रहा है, इसीलिए हम एफ कॉस थीटा लिए हैं। तो अगर फर्स्ट डेफिनेशन से भी देखेंगे तो एफ डॉट आर इक्वल टू क्या हो जा रहा है? एफ आर कॉस थीटा हो रहा है। थर्ड डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है? देखो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस भी डेफिनेशन, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, जो भी डेफिनेशन देखेंगे तो मेन फार्मूला क्या निकल के रहेगा? W इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच में अगर थीटा है तो एफ डॉट एस इक्वल टू क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो ये वाला देखो डायमेंशन, यहाँ पर है डायमेंशन क्या हो रहा है? वर्क इक्वल टू, वर्क का सिंबल क्या है? W इक्वल टू हमें पता है एफ इंटू एस। एफ का फॉर्मूला क्या है? एफ का डायमेंशन क्या है? M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2 इंटू एस का क्या होगा? एस भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, मतलब L1। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को मिलाकर m का m लिखिए, यहाँ पर m का m1, l का क्या होगा बताओ? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, दोनों को ऐड करके यहाँ पर हो गया 2, और t का जैसा है वैसा ही रहेगा, t का माइनस 2। तो वार का क्या हो गया? वार का हमेशा
m1l2t-2। ये हो गया उसका क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर उसका यूनिट में देखेंगे तो नॉर्मली उसका यूनिट क्या कहा जाएगा, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एफ का न्यूटन इंटू मीटर किसका है, लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू फोर्स, मतलब न्यूटन इंटू मीटर, उसका हो गया यूनिट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर देखो इसका 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, फर्स्ट है उसका फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो क्या होगा उसका फर्स्ट कंडीशन, F इक्वल टू, ये एक हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 0 और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन किसे कहा जाता है, अगर वर्क का वैल्यू 0 से ज़्यादा आया तो उसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे, वर्क इक्वल टू 0 आया तो उसी को नेगेटिव 0 वर्क कहेंगे, और वर्क का वैल्यू 0 से कम आया तो उसी को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव वर्क कहा जाएगा। ठीक है, उसके लिए 3 कंडीशन है। क्या क्या, ये जो गोल के साथ एक एरो मार्क लगा है उसको, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये डॉटेड वाला लाइन जो है डेल आर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो फोर्स कैसे जा रहा है, ये क्रॉसर को देखो, फोर्स ऐसे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो थीटा है इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री से कम। मतलब अगर किसी भी एंगल का ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका वैल्यू अगर 0 to 90 के बीच में होगा तो उसका वर्क डन कितना आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 से 90 तक वैल्यू क्या, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर देखो सेकंड वाला कंडीशन, यहाँ पर देखो सेकंड का कंडीशन क्या है, फोर्स ऐसे है, फोर्स परपेंडिकुलर, और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। इसका भी एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मान लो ये कंडीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री है, उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर है कि नहीं, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है तो कॉस 90 का वैल्यू कितना है, कॉस, यहाँ पर बताओ कॉस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस 90 इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर फॉर्मूला में देखेंगे यहाँ पर तो कॉस 90 इक्वल टू 0 हो गया, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखो W इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, 0 वर्क डन हो रहा है। थर्ड कंडीशन में अगर देखेंगे तो F जा रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो इनके बीच में देखो 90 से ज़्यादा एंगल है कि नहीं, तो जब थीटा इक्वल टू 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 से एबव का वैल्यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो W हमेशा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब 0 से कम में आएगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव वर्क डन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर
साइन ऑफ वर्क डन, यहाँ पर लिखा है देखो, साइन ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं पहले से भी बता चुकी हूँ कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना एंगल है उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि जीरो होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर जीरो हुआ उसके बीच में थीटा इक्वल टू 0 से 90 के बीच में रहा तो पॉजिटिव वर्क डन, 90 हुआ तो जीरो वर्क डन, और 90 से 180 के बीच में रहा तो नेगेटिव वर्क डन। समझ में आया इतना? नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जो अपने सर के ऊपर भारी मात्रा से सामान ले रखा है। ठीक है, कैरी कर रहा है एक भारी वजन। तो फोर्स किस तरफ पड़ रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स कैसे पड़ रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स पड़ रहा है, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ रहा है, फोर्स दे रहा है, इसीलिए पकड़ के रखा है उसको। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? मान लो तुम्हारे सामने एक व्यक्ति है जो कि सर में कुछ लिए आगे आ रहा है, फोर्स कैसे पड़ रहा है? फोर्स ऊपर पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे तरफ हो रहा है, तो फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे तरफ। तो देखो इनके बीच में 90 डिग्री हुआ कि नहीं? 90 डिग्री हुआ, तो cos 90 इक्वल टू कितना होगा? cos 90 cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W का फॉर्मूला है F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे cos 90 वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल टू कितना हो गया? 0। उसी को क्या कहा जाएगा? जीरो वर्क। तो जीरो वर्क का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जीरो वर्क कंडीशन किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या लिखोगे बताओ? जीरो वर्क डन इसको कहा जाएगा जहाँ पर उनके बीच में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो सही होगा तो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा जाता है, इसको कहा जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या कहा जाएगा? वेरिएबल, यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल। तुम भी अपना कॉपी निकाल के लिखो, वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? अगर किसी टाइम के बीच में हम अगर फोर्स दे रहे हैं, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, तो आफ्टर 2 सेकेंड भी 2 न्यूटन का फोर्स ही देंगे, आफ्टर 3 सेकेंड भी 2 न्यूटन का फोर्स ही देंगे। तो टाइम के साथ साथ फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर फोर्स चेंज होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? वेरिएबल फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट फिगर 1 में देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये एक डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। अगर हम फोर्स यहाँ पर कम है, यहाँ पर देखो फोर्स बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो फोर्स बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ के जा रहा है और यहाँ पर फिर घट रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम वर्क देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सिस में क्या है? फोर्स है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम वर्क निकालेंगे तो क्या होगा? वर्क कैसे निकाल सकते हैं? इसका टोटल एरिया देखेंगे जितना होगा उसी को क्या कहा जाएगा? टोटल वर्क डन कहा जाएगा।
तो अगर हम इस पार्ट को देखेंगे, ये मिडिल वाला पार्ट को देखेंगे, तो क्या हो रहा है, ये देखो स्मॉल चेंज, यहाँ पर जो स्मॉल चेंज हो रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और ऊपर जो जा रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, फोर्स कहा जाएगा। तो टोटल एरिया इक्वल टू, ये अगर मान लो ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू कितना होता है, एल इंटू इक्वल टू एल इंटू एल इंटू बी। मान लो ये अगर रेक्टेंगल नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दो सिस्टम होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है और एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है। डिस्क्रीट मतलब छोड़ छोड़ के, यहाँ पर देखो छोटा छोटा वाला सेक्शन है, यहाँ पर है कि नहीं छोटा छोटा वाला सेक्शन। अगर हम इस छोटे छोटे सेक्शन को अगर हम मिला देते हैं तो कैसे होता है, ऐसे एक डायग्राम होता है, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, फिगर 2। और यहाँ पर देखो इस सिस्टम को अगर हम कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, सम का मतलब क्या, ये छोटे छोटे वाले को जोड़ना, उसको क्या कहा जाता है, सम कहा जाता है। एफ एक्स इंटू डेल एक्स, एफ एक्स इंटू डेल एक्स कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, छोटा छोटा वाला को हम डेल एक्स ले रहे हैं तो उसको हम जोड़ देंगे, कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से एक्स एफ तक। एक्स आई मतलब इनिशियल, एक्स एफ मतलब फाइनल, ठीक है। तो ये सम को अगर हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम में लेंगे, ऐसे वाले में लेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन भी कहा जाएगा। ये हो गया लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू इसका कितना है, एक्स आई मतलब इनिशियल पॉइंट पर, एक्स एफ मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फाइनल डायरेक्शन, इक्वल टू एफ एक्स, और डेल एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया इन वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पर दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, डब्लू का क्या हो रहा है, देखो W इक्वल टू F इंटू S, F इंटू एस हो रहा है कि नहीं हो रहा, F इंटू एस, इसके ऊपर एरो मार्क एक रहेगा, एरो का मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है। तो इनका क्या होगा बताओ, न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर एफ की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ की जगह पे मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के ऊपर भी क्या एक एरो मार्क, इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर जो है वहीं पे सही है, खाली हम एफ की जगह पे एम ए पुट कर दिए, है कि नहीं, एम ए पुट कर दी। तो ये यहाँ पर जो एक एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन दूसरे कोई भी बॉडी के लिए होगा तो उसी को हम एब्सोल्यूट यूनिट कहेंगे। लेकिन जब ये ए किसी भी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम इंटू ए के बगैर क्या आ जाएगा, जी इंटू एस। ये जी भी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उनका यूनिट चेंज हो जाएगा। जब ए होगा उसको हम एब्सोल्यूट यूनिट कहा जाएगा, और जब जी होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, जब जी होगा तो उसको कहा जाएगा ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट में दो यूनिट आएगा, एक होगा एसआई यूनिट और दो होगा, और सेकंड में होगा सीजीएस यूनिट, ठीक है। पहले मैं लिखी थी, पहले स्लाइड में देखो कि जो लिखी थी क्या होगा उसका, न्यूटन इंटू मीटर। तो जूल का यूनिट भी क्या होगा, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू
मीटर। ठीक है, उसी को अगर हम CGS यूनिट में देखेंगे तो क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन के जगह पे डाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइन, DYNE, डाइन इंटू मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो और की इक्वल टू क्या होगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। एक वीडियो में इनके बीच में रिलेशन जो है वो लाएंगे। तो ग्रेविटेशनल यूनिट देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट में भी 2 यूनिट है, एक होगा SI और एक होगा CGS। SI में क्या होगा, kg वाट मीटर, और CGS में होगा kg की जगह पे ग्राम, वेट की जगह पे वाट, और मीटर की जगह पे मीटर। ठीक है, तो फिर see you with next video. Bye bye guys. If you like my video, then and subscribe, like and share to those students who are not able to take private coaching. ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उन लोगों को भेजिएगा जो लोग की इनका ये वीडियो का ज़रूरत है, जो लोग प्राइवेट कोचिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।